हेलो एवरीवन। हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 वी एंड आवर एनवायरनमेंट को देख रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बाकी के और कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के क्या हैं एंड ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ और एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट वी विल बिगिन विथ एटमॉस्फेयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? जो एयर है सराउंडिंग द अर्थ। ये क्या है? एनवेलप है जो कि अर्थ के चारों तरफ है। ये हमारी जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसके वजह से रिटेन होता है, यानी रुका हुआ है। जितने भी एयर है, जितने भी हवा है, वो सारा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके पास नियर अबाउट रहता है एंड सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह काम करता है। सिक्योरिटी ब्लैंकेट कैसे? ये यूवी रेज रेडिएशंस जो होते हैं, हीट वेव्स जो होते हैं, उनको ब्लॉक करता है और थोड़े से हीट को यानी सनलाइट को अंदर आने देता है, जिसकी वजह से लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नेसेसरी जो एयर होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, पर प्लांट्स, बाकी के एनिमल्स, इन लोगों के लिए भी जितने भी एयर होते हैं, जितने दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे गैसेस जो होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? एटमॉस्फेयर करता है, जिसके वजह से सर्वाइवल पॉसिबल। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से मिलना हुआ है। अब बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है कि सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जो लिथोस्फीयर है, सम पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है एंड कुछ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके लिविंग बीइंग यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रहने लायक, एग्जिस्ट करने लायक एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है। इसके अंदर सारे लिविंग बीइंग्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल्स, हर एक चीज़। एक छोटा सा नैरो रेंज होने के बावजूद इस एरिया के अंदर, यानी कि बायोस्फीयर, एंड बायो कैसा वर्ड है? बायो इज ग्रीक वर्ड दैट मीन्स लाइफ, और स्पीयर है एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है टोटल रेंज। तो यानी लाइफ का जो टोटल रेंज है उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। इस छोटे से इस रेंज के अंदर 15 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं। बायोस्फीयर हमें फूड, एयर, वाटर, ये सारा चीज़ प्रोवाइड करता है। फूड कहाँ से हमें मिलता है? लिथोस्फीयर के ऊपर हमारे प्लांट्स जो उगते हैं उससे हम फूड लेते हैं। एयर कौन देता है हमें? एटमॉस्फेयर एयर देता है। वाटर हमें कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोस्फीयर हमें वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो एबायोटिक कंपोनेंट थे एनवायरनमेंट के, वो सब कुछ पार्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर के अंदर। अब हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय इकोसिस्टम। होता क्या है इकोसिस्टम? कि जो भी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर सब चीज़, एवरीथिंग इन नेचुरल वर्ल्ड इज इंटर रिलेटेड। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, साथ साथ में जो एबायोटिक कंपोनेंट है, ये सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सो इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होगा? इकोसिस्टम एक ऐसी एरिया है या एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके साथ साथ जो एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, जो कि है वेदर हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये एक दूसरे के साथ मिलके एक बबल ऑफ लाइफ क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। ये एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किसके थ्रू? न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लोज के थ्रू। एक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? डेजर्ट हो सकता है, एक ट्री हो सकता है। ट्री कैसे? एक ट्री के ऊपर
बर्ड लिव करती है, उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लिव ऑफ करते हैं। इसलिए एक ट्री भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एक मेजर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम यानी कि बड़ा बड़ा जो इकोसिस्टम होता है, लार्ज इकोसिस्टम, उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? वाटर हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, लाइट एंड सॉइल, ये सब कुछ जो आसपास रहते हैं, ये सब मेन इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गए, बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे, यानी मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक डेजर्ट। तो डेजर्ट में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, लाइट होगा, सैंड होगा, ये सारे मेजर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं डेजर्ट को। नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स को इंटरेक्ट करके, यानी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसके नीड्स को हम लोगों ने अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट से, नेचुरल एनवायरनमेंट से लिया, उसे बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग किस तरह से हुआ और एनवायरनमेंट ने किस तरह से हेल्प किया हमें। अर्ली ह्यूमंस जो थे उन लोगों ने नेचुरल सराउंडिंग को पहले अडेप्ट किया, यानी वो एनिमल्स की तरह रहते थे, हंटिंग करके खाते थे एंड केव्स के अंदर रहते थे। उनकी यानी सिंपल लाइफ थी और इनके रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे आसपास के, जो एनवायरनमेंट था, उसको नुकसान भी बहुत कम पहुंचता था। पर जैसे जैसे हम लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना चालू किया एनिमल्स को, और सेटल्ड लाइफ हमने जैसे शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े एनवायरनमेंट से हम रिसोर्सेज और ज़्यादा लेते गए और एनवायरनमेंट को उसके बदले हम थोड़ा नुकसान भी देते गए। जैसे जैसे व्हील इन्वेंट हुआ, फिर बार्टर सिस्टम से हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस गुड्स के होने लगे। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, अपने जो एनवायरनमेंट, जो आसपास के एनवायरनमेंट है, उसको हमने अपने नीड के हिसाब से उसके रिसोर्सेज को चेंज करना शुरू कर दिया। हमने एनवायरनमेंट से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया और रिटर्न में हमने एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है वो ज़्यादा देना मतलब ज़्यादा देने लगे। शुरुआत में ये जो कन्वीनियंस है हमारे लिए, ये तो बहुत अच्छा लगा कि हमें एनवायरनमेंट से बहुत कुछ मिल रहा है, हम उसको चेंज करके हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल रख सकते हैं। पर लॉन्ग रन में क्या होगा कि हम हेल्दी एनवायरनमेंट को लूज आउट कर रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट पॉल्यूशन? एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग में है उसके अंदर हम सिंपली, पॉल्यूशन का मतलब होता है कचरा करना, यानी कुछ खराब करना। तो हम एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज तो उससे ले रहे हैं, अपने नीड के हिसाब से अपना लाइफ को कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं, बट उसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं। वो कैसी चेंजेस हो रहे हैं? पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। पर इस टाइम पे नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं, यानी लॉन्ग रन पे हमें वो चीज़ें नुकसान कर रही हैं। जैसे कि कोल हमें मिलता है ज़मीन से, कोल से हमने इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन्स, ये सब चलाना और यूज़ करना सीख तो लिया, कंफर्टेबल हो गई हमारी लाइफ, बट उसके वजह से क्या होता है, CO2 का जो एमिशन होता है वो इंक्रीज़ हो गया, सल्फर का एमिशन इंक्रीज़ हो गया, जो एटमॉस्फेयर में जो गया, और एटमॉस्फेयर का बैलेंस, यानी जो इंटरडिपेंडेंस था इकोसिस्टम में, क्या होता है, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ज़्यादा CO2 हो गया तो क्या होगा, उससे जो हीट रिटेंशन पावर थी एटमॉस्फेयर की वो बढ़ गई और हमारे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का कॉज हो गया। तो इस तरह से हमने एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे प्रॉब्लम्स सबको फेस करना शुरू हो गया, यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स के फेस शुरू हो गया। क्यों हर एक ऑर्गेनिजम्स? ये सारे काम तो ह्यूमन बींग्स कर रहे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्यों झेले? क्योंकि हम सब इंटरडिपेंडेंट है। इकोसिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बीइंग एंड एज वेल एज हर एक नॉन लिविंग बीइंग इंटरडिपेंडेंट होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी सफ़र करते हैं। सो ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉज है। व्हाट वी शुड डू, वी शुड ट्राई टू, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट क्या बोलते हैं कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी जो डेली लाइफ हम जो यूज़ करते हैं उसके बाद कितना वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज़ को हम जितना कम कर सकें उससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशंस कम हो सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।